Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic conflict. In this we will discuss the nature, type, process and causes and resolving of conflict. So सबसे पहले conflict होता क्या है? In simple word, conflict may be understand as any disagreement and collision. कि दो person या दो से ज़्यादा person के बीच में कोई भी disagreement हो रहा है या कोई भी झगड़ा हो रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? conflict. सो कन्फ्लिक्ट का सिंपल मतलब है कि कोई क्लैश चल रहा है, कोई भी डिसएग्रीमेंट है दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्ट. जैसे कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि मैनेजमेंट एक पार्टी है और वर्कर्स एक पार्टी हैं, तो इनके बीच में क्या हो सकता है? कन्फ्लिक्ट हो सकता है. और ये सबसे ज़्यादा कॉमन कन्फ्लिक्ट है एवरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वर्कर्स के जो व्यू पॉइंट होते हैं और मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट है वो मैच नहीं होते, कई बार बोनस के ऊपर, सैलरी के ऊपर, वर्किंग कंडीशन के ऊपर, टाइम के ऊपर, तो इसकी वजह से इनके बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट होते हैं. तो वो क्या है? कोई भी डिसएग्रीमेंट, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में कोई भी कोलिजन हो या डिसएग्रीमेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्ट. The conflict may be within an individual when there is an incompatibility between his or her own goals or event may be two individuals. So इसका मतलब क्या है कि इंडिविजुअल एक पर्सन है, मान लो एक एम्प्लॉय है, सो ज़रूरी नहीं है कि इसका कन्फ्लिक्ट है वो आउटसाइडर के साथ ही हो, कि एम्प्लॉय का कन्फ्लिक्ट किसी और एम्प्लॉय के साथ है, एम्प्लॉय का कन्फ्लिक्ट मैनेजर के साथ है. ये कन्फ्लिक्ट भी होते हैं, बट हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो विद इन, यानी कि उसका इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट भी हो. एक पर्सन का खुद के साथ ही कोई डिसएग्रीमेंट चल रहा है कि आप करना कुछ चाहते हो, आप कर कुछ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल कि आपकी ड्रीम जॉब है कि आप फोटोग्राफी करना चाहते हो, बट आपको करनी क्या पड़ रही है? इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है. सो इसका मतलब क्या है? आपके खुद के साथ कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो वो भी क्या है? एक तरीके का कन्फ्लिक्ट है. तो किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट, चाहे वो खुद के साथ हो, किसी और के साथ हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्ट. सो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा कन्फ्लिक्ट का. कन्फ्लिक्ट क्या है? एक डिसएग्रीमेंट जो एक पर्सन का खुद के साथ भी हो सकता है, बाकियों के साथ भी हो सकता है, जिसे रिजोल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है. और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से बोलें तो कन्फ्लिक्ट क्या है? जो एम्प्लॉयज़ का कन्फ्लिक्ट होता है वो उनका खुद के साथ भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो उनका किसी और एम्प्लॉय के साथ हो सकता है. तो उस कन्फ्लिक्ट को सोल्व करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करती है? कि हमारे एम्प्लॉयज़ कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. बट अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर कन्फ्लिक्ट होगा तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगी. दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for each and every organization to look over all the conflict that are existing in the organization. Now what are the process या stages of conflict, कि इस conflict किस तरीके से मूव करता है, क्या stages हैं conflict की? तो सबसे पहली स्टेज होती है latent conflict. latent का मतलब क्या होता है? जो hidden है, मतलब कन्फ्लिक्ट है बट अभी वो किसी को पता नहीं है, वो हिडन है, सबके मन में ही है. मतलब मान लो मैनेजमेंट है और एक एम्प्लॉय है, उसके बीच में, एक मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में कन्फ्लिक्ट है, बट अभी वो दोनों भी नहीं समझ रहे कि उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है. वो इतना हिडन है कि किसी ना किसी पॉइंट पे वो डिसएग्री हैं, बट वो अभी इतना एमर्ज नहीं हुआ है, शो नहीं हो रहा किसी को. दैट इज़ हिडन कन्फ्लिक्ट. वो सबसे पहली स्टेज होती है जब कन्फ्लिक्ट क्या होता है? हिडन होता है, कि मतलब बस कन्फ्लिक्ट शुरू ही हो रहा है, वो ऐसी स्टेज होती है. और जितनी जल्दी वाली स्टेज पर आप इसे ख़त्म कर सकते हो ना कन्फ्लिक्ट को, उतना ज़्यादा अच्छा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. अब हिडन कन्फ्लिक्ट के बाद सेकेंड स्टेज आती है परसीव्ड कन्फ्लिक्ट. परसीव्ड कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? जिसके अंदर जो मैनेजमेंट या फिर जो दो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं वो क्या हो जाती हैं? अवेयर हो जाती हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि हाँ भाई, हम दोनों के बीच में कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट है. दैट इज़ द सेकेंड स्टेज, जिसको हम बोलते हैं परसीव्ड कन्फ्लिक्ट. तो सबसे पहले क्या था? लेटेंट कन्फ्लिक्ट, यानी कि वो अभी हिडन है, इवन जो पार्टीज कन्फ्लिक्ट में है उन्हें भी नहीं पता कि उनका एक दूसरे के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है. बट परसीव्ड स्टेज क्या होती है? जब आप उस जो लेटेंट वाली है उससे एक आगे बढ़ जाते हो, कि अब आप जो पार्टीज कन्फ्लिक्ट में है ना, उन्हें रियलाइज़ हो गया कि मेरे को इस पर्टिकुलर पर्सन से डिसएग्रीमेंट होता है, इनके व्यूज़ मुझे पसंद नहीं आते, और उन्हें भी पता चल गया है कि आप दोनों की डिसएग्रीमेंट हैं, आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है. उससे नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? फेल्ट कन्फ्लिक्ट. यहाँ पे जो परसीव्ड है इसके अंदर कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज को रियलाइज होता है, बट फेल्ट कन्फ्लिक्ट क्या है? कि ये आप एक और
नए स्टेज पे जा रहे हो, परसीव्ड की बात थोड़ा और एक्सट्रीम हो जा रहा है कि जो आपको पता चल गया था, अवेयरनेस थी, अब वो आपको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फील होने लग गया है, सबको पता चलने लग गया है कि जितने लोग आपको देखते हैं वो आपको देख के ही समझ जाते हैं कि अगर आप दो लोग साथ हैं, दो पार्टी साथ हैं, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ना कोई कन्फ्लिक्ट है। जिस तरीके से आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरीके से बिहेव करते हैं, सो काफ़ी फील हो रहा है, सबको फील होता है कि आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। तो वो थर्ड स्टेज है फेल्ट कन्फ्लिक्ट। फेल्ट कन्फ्लिक्ट के बाद आती है फोर्थ स्टेज मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। और मैनिफेस्ट जो स्टेज है ना, इसे जितनी जल्दी सोल्व किया जा सके उतनी जल्दी सोल्व करना चाहिए, क्योंकि ये वो स्टेज है जिस स्टेज में एक पार्टी सोचने लग जाती है कि जो दो लोगों ने जिनके बीच में कन्फ्लिक्ट है वो दोनों सोचने लग जाते हैं कि मुझे जीतना है सामने वाले को हरा कर। यानी कि वो किस पे पहुंच जाते हैं, एक तरीके से एक दूसरे के विन लॉस सिचुएशन पे, कि कैसे ना कैसे करके, कैसे भी करके, बाई हुक और क्रुक मुझे अपना जो गोल है वो अचीव करना है और सामने वाले को रोकना है गोल अचीव करने से, या उनके पॉइंट को रोकना है और अपना पॉइंट आगे रखना है। इस लेवल पे जब पहुंच जाते हैं तो वो होता है मैनिफेस्ट कन्फ्लिक्ट। अब जो कन्फ्लिक्ट है वो दो फिर रिजल्ट में निकलते हैं। इनके दो आउटकम हो सकते हैं इन कन्फ्लिक्ट की, फंक्शनल आउटकम और डाइफंक्शनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल कन्फ्लिक्ट एंड डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट। तो फंक्शनल कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, जो पॉजिटिव वे में बाहर निकल के आते हैं, जिसके आउटकम जो फेवरेबल आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो फंक्शनल कन्फ्लिक्ट, जिसके आउटकम नेगेटिव आएंगे वो हमारे क्या होते हैं, डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसमें बिल्कुल जीरो लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट है ना, कि सब एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे हैं, किसी के साथ कोई डिसएग्रीमेंट ही नहीं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसका मतलब आपको जो बोला जा रहा है ना, स्पून फीडिंग टाइप हो रहा है, कि आपको जो बोला जा रहा है, आपको जो कहा जा रहा है, आप वैसा का वैसा चीज़ किए जा रहे हो, आपके माइंड में जो आ रहा है उसके बारे में कोई क्वेश्चनिंग नहीं हो रही। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप उसे बता नहीं रहे, कोई सजेशन नहीं हो रहा, तो वो जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन है वो एक तरीके से बंद हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाती। और अगर कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी कि एक्सट्रीम कन्फ्लिक्ट है, तो आप सामने वाला जो बोलता है, अगर वो सही चीज़ भी बोल रहा है तो भी उसे गलत बता रहे हो, गलत बोल रहा है तब तो वो गलत है ही, अगर उसने कोई सही पॉइंट बोला तब भी आप, बिकॉज आप उसे पसंद नहीं कर रहे, तो आप सीधा बोल देते हो नहीं इसके तो पॉइंट सारे ही खराब हैं। तो अगर कन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कन्फ्लिक्ट है, तो वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं होते। बट ऑप्टिमल लेवल पे कन्फ्लिक्ट हमेशा होने चाहिए, कि डिसएग्रीमेंट होते रहना चाहिए, ताकि नई नई चीज़ें, क्रिएटिव इनोवेटिव चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो सके और ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेटर तरीके से ग्रो एंड डेवलप कर सके। सो आई होप आपको ये प्रोसेस और स्टेजेस क्लियर हो गई होंगी, कि सबसे पहले लेटेंट कन्फ्लिक्ट जो हिडन है, उसके बाद परसीव्ड कन्फ्लिक्ट जिसके अंदर जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं वो अवेयर हो जाती हैं, फेल्ट कन्फ्लिक्ट यानी कि और इंटेंस, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, जिसके अंदर सबको रियलाइज होना शुरू हो जाता है। मैनिफेस्ट में आप क्या करते हो, अपनी खुद के गोल अचीवमेंट पे फोकस करने लग जाते हो, और दो रिजल्ट लेके आता है टू टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट में, वो फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल। फंक्शनल का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा, और डिसफंक्शनल जो नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगा। सो नाउ व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट यही होते हैं जो हमारी प्रोसेस का आउटकम निकलते हैं, फंक्शनल कन्फ्लिक्ट एंड डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट। सो फंक्शनल कन्फ्लिक्ट क्या है, refers to those conflict between two parties that improve employee and organization performance। ऐसे कन्फ्लिक्ट जो पॉजिटिव आउटकम लेके आ रहे हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शनल कन्फ्लिक्ट। और ये कौन से होते हैं, जो ऑप्टिमम लेवल पे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, वही कन्फ्लिक्ट हमारे लिए अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे जो ऑप्टिमम लेवल पे होंगे। बहुत लो हैं या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आएंगे। तो अगर कोई कन्फ्लिक्ट पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है, दैट मीन इट इज़ ऑप्टिमल लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड दैट इज नॉन एज फंक्शनल कन्फ्लिक्ट। सो फंक्शनल कन्फ्लिक्ट क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, कि उस कन्फ्लिक्ट की वजह से आपकी इन्वॉल्वमेंट और इंक्रीज हुई। बिकॉज ऐसा भी तो हो सकता है, आपका जो बॉस है, मान लो आप अपने बॉस के किसी पॉइंट से एग्री नहीं थे, आप उससे डिसएग्री थे, तो आपने बॉस से कंसल्ट किया, अपना डिसएग्रीमेंट शो किया, तो उससे बॉस इंप्रेस हुआ कि ये ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ सीधा किए जा रहे हैं, अपने पॉइंट भी रख रहे हैं, क्लियरली मुझे बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि बैक बाइटिंग कर रहे हैं। तो इससे आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकती है, एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट और इन्वॉल्वमेंट इंप्रूव हो सकती है। इनोवेशन तो ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट होगा तो सब अपने नए नए आइडियाज़ लेके आएंगे कि इससे बेटर ये है, इससे बेटर वो है, तो आप ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो। पर्सनल ग्रोथ एंड चेंज होंगी, बिकॉज डिसएग्रीमेंट होता है तो आप अपना माइंड और चलाते हो कि किस तरीके से मैं बेस्ट सॉल्यूशन लेके आ जाऊँ, तो आप ग्रोथ एंड चेंजेस आ सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस इंप्रूव होगी। सो ये क्या है, जो पॉजिटिव पॉइंट जो हम फंक्शनल कन्फ्लिक्ट से अचीव कर सकते हैं।
डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं? ऐसे कन्फ्लिक्ट जो नेगेटिव रिजल्ट लेके आएंगे, और वो कब होंगे? जब कन्फ्लिक्ट या तो बहुत कम है या कन्फ्लिक्ट एक्सट्रीमली हाई है, बहुत ज़्यादा, मीन्स इतना ज़्यादा पहुंच चुका है कि वो सामने एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे, एक दूसरे के पॉइंट के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात है। तो वो हमारे क्या होता है? डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट। तो ये कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेज लेके आ सकता है कि अनरिजॉल्व्ड एंगर, एक दूसरे के ऊपर इतना गुस्सा जो सोल्व ही नहीं किया जा सकता, मतलब जिसका कोई एंड ही नहीं है, इतना ज़्यादा एंगर हो सकता है। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, जिसके अंदर आप खुद की एस्टीम के बारे में, खुद के बारे में सोचना बंद कर सकते हो, जिसके अंदर आप क्या करोगे? अपने गोल अचीवमेंट की बजाय सामने वाला गोल अचीव ना कर ले उस पर ज़्यादा फोकस रखते हो, ऐसा रिजल्ट लेके आएंगे। नेगेटिव क्लाइमेट बनेगा। सिंपल सी बात है, आपको दो ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका मिल रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सब अच्छे से रहते हैं, अगर आपको कोई डिसएग्रीमेंट आप क्लियरली ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हो, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन घुसते ही सब लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, डिसएग्रीमेंट, आपका ये पॉइंट भी सही नहीं है, और वो एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं कि वो नहीं जीतना चाहिए, ये नहीं जीतना चाहिए, तो वो क्लाइमेट जो एनवायरमेंट है वो अच्छा नहीं रहता। डिसरप्टिव आपकी रिलेशनशिप को ऑब्वियसली वो डिसरप्ट करेगा। रिसोर्सेज वेस्टेज होंगे, क्योंकि रिसोर्स क्यों वेस्ट होंगी? ए और बी पार्टी के बीच में कन्फ्लिक्ट है, तो ये अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करने पे नहीं, इसके रिसोर्सेज को वेस्ट करने पे फोकस करेगा, और ये अपने रिसोर्सेज को ना यूटिलाइज करके इसकी रिसोर्सेज को वेस्ट करने पे। इनडायरेक्टली वेस्ट क्या हो रही है? हमारी रिसोर्सेज ही तो खत्म हो रही है, ना तो ये गोल अचीव कर पाएगा ना ये गोल अचीव कर पाएगा, और ये इनएफिशिएंसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीड करते हैं। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट, फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट। नाउ व्हाट आर द लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट? तो 4 लेवल पे कन्फ्लिक्ट होते हैं। इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट, इंटर इंडिविजुअल, इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट एंड इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। सो इधर मैं आपको मीनिंग क्लियर कर देती हूँ, इसके बाद हम इसके कोजेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट। सो जहाँ पे भी इंट्रा वर्ड आ जाए ना, उसका मतलब होता है विद इन, खुद ही के साथ। तो इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? जब एक पर्सन का किसी और के साथ कन्फ्लिक्ट ना होके, डिसएग्रीमेंट ना होके, खुद से ही माइंड में डिसएग्रीमेंट चल रहा है, दैट इज नोन एज इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट। देन इंटर इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट, यानी कि 2 और मोर, जो 2 या 2 लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, दैट इज इंटर इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट। कि ए का बी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है या सी के साथ कोई कन्फ्लिक्ट है, दैट इज नोन एज इंटर इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट। नाउ इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके अंदर इंडिविजुअल भी वर्क करता है और टीम एंड ग्रुप्स भी वर्क करते हैं। तो इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट्स में तो हमने देख लिया कि वो खुद के साथ हो सकता है या बाकी किसी इंडिविजुअल के साथ हो सकता है। अब टीम और ग्रुप के अंदर क्या हो सकता है कि इस ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं, इस ग्रुप में मान लो 5 मेंबर्स हैं, उनका आपस में ही कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वो है इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट, एक ग्रुप के अंदर ही कन्फ्लिक्ट है। और इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट यानी कि 2 ग्रुप का आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट है, दैट इज इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। कि ग्रुप 1 का दूसरे ग्रुप के साथ डिसएग्रीमेंट या कन्फ्लिक्ट है, दैट इज इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। तो ये हैं 4 लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट। नाउ फर्स्ट इज इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट। तो इसके क्या क्या कोजेज हैं? एक पर्सन खुद के साथ ही उसके क्यों कन्फ्लिक्ट होते हैं, एक पर्सन के माइंड में अपने ही साथ क्यों डिसएग्रीमेंट होते रहते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है? कन्फ्लिक्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, कि आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है ना, उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन कैसे आएगी? मान लो कोई भी नीड है जो आपको फुलफिल करनी थी, आपको कोई जॉब चाहिए थी, मान लो वो आपकी डेफिशिएंसी थी, आपकी नीड थी कि आपको जॉब चाहिए है, उसके लिए आपने अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन दे दी, बट उनको क्या चाहिए था? इमीडिएट हायरिंग करनी थी, उसी अगले ही दिन से आप ज्वाइन करो, बट आपको 1 महीना चाहिए था उस एरिया में शिफ्ट होने के लिए, जिसकी वजह से आप उस जॉब को यूज़ नहीं कर पाए और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। तो वो जो बैरियर आ जाता है ना, वो बैरियर क्या करता है? फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि आपको बहुत नीड थी जॉब की और आप उसके लिए एफिशिएंट होते हुए भी आप उसे नहीं अचीव कर पाए, अपने गोल को नहीं अचीव कर पाए। उस बैरियर की वजह से क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन होता है, और उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट होते हैं। अब इस फ्रस्ट्रेशन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट को कैसे सोल्व कर सकते हो? तो उसके 4 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं: अग्रेशन, विड्रॉवल, फिक्सेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। सो अग्रेशन का मतलब क्या है? इस बैरियर पे अटैक करना, कि जितना हो सके उतना अटैक करना उस बैरियर पे, कि वो बैरियर अपने आप खत्म हो जाए। विड्रॉवल यानी कि आप बैकआउट कर जाओ, कि ठीक है ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं थी, तो आप बैकआउट करके। फिक्सेशन का मतलब है लगातार एफर्ट्स करते रहना, कि आप क्या कर सको, आप बार बार एफर्ट्स करो, उन्हें बार बार
मनाने की कोशिश करो कि सर मुझे 5 दिन दे दो, 10 दिन दे दो, इतने में मैं शिफ्ट होकर काम करूँगा, तो लगातार एफर्ट्स करना उस बैरियर को रिड्यूस करने के लिए। एंड कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या है, नया गोल सेटअप कर देना कि भाई जॉब यहाँ नहीं अचीव हो रही तो मैं कहीं और जॉब देखता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इन 4 तरीके से आप उस फ्रस्ट्रेशन को रिड्यूस कर सकते हो। और कॉजेज़ क्या है, मेन कॉज हमारा क्या हुआ, ये फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट को क्रिएट करती है। सो फर्स्ट रीजन क्या हुआ इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट का, फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन को हम 4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अग्रेशन, विड्रॉवल, फिक्सेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। उसके अलावा क्या है, रोल कन्फ्लिक्ट। रोल कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, एक पर्सन के खुद पर्सनल रोल भी होते हैं। आप किसी के फादर हो सकते हो, आप किसी के सन हो सकते हो, या आप डॉटर हो सकते हो, कुछ भी आपके रोल्स होते हैं जो पर्सनल लाइफ के रोल्स हैं। और एक रोल आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करना होता है, चाहे वो सेल्स मैनेजर का हो, एम्प्लॉय का हो, वर्कर का हो, किसी का भी रोल हो। तो जब उन रोल के बीच में आपको लगता है कि जो डिसोनेंस है, यानी कि सेम नहीं है, कॉन्ग्रुइटी नहीं है उन रोल के बीच में, आप जो पर्सनली अपना रोल सोचते हो और ऑर्गेनाइजेशन का रोल है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो जब आपके अंदर रोल कन्फ्लिक्ट होते हैं कि आपको अपना रोल ही नहीं समझ आता कि मुझे करना क्या है, उस टाइम पे भी आपको क्या होता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है अपने ही माइंड में खुद ही के साथ। उसको हम बोलते हैं इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट। सो इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट के 2 रीज़न क्या हुए, पहला फ्रस्ट्रेशन की वजह से, दूसरा रोल कन्फ्लिक्ट की वजह से कि आप अपने रोल के अंदर ही कंफ्यूज हो रहे हो, आपको वो समझ नहीं आ रहे। देन कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या है कि जिसके अंदर आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर मैच नहीं हो रहे, जो आप सोचते हो और जो आप कर रहे हो वो चीज़ें मैच नहीं कर रही, तब भी आपको क्या हो सकता है, इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट। जैसे अपन ने शुरू में ही एग्जांपल लिया था कि आप चाहते हो अपनी जॉब फोटोग्राफी में परस्यू करना, बट आपको करना इंजीनियरिंग पढ़ रही है, तो इसका मतलब आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन चलती रहेगी, वो कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। तो वो भी क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी कि आप जो सोचते हो, आपका एटीट्यूड और आप जो एक्चुअल में करते हो वो बिहेवियर सेम नहीं है। उस पॉइंट पे भी आपको क्या करना पड़ता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट को फेस करना पड़ता है। एंड गोल कन्फ्लिक्ट। गोल कन्फ्लिक्ट यानी कि आपके इतने गोल हैं कि उनके बीच में ही कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि आप चाहते हो आपको जॉब भी मिल जाए, आप फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप घूमना भी चाहते हो, बट आपके पास उतने पैसे भी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जब नंबर ऑफ गोल हों और वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल ना हो, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। आपकी अपने ही माइंड में फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस क्रिएट होना लग जाता है। सो ये 4 बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से आपका क्या होता है, इंट्रा इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट होता है। फर्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन, सेकंड इज रोल कन्फ्लिक्ट, कि आपको जैसे फॉर एग्जांपल रोल कन्फ्लिक्ट के अंदर हम ये ले सकते हैं कि एक मैनेजर है, उसको एक ऑर्डर फुलफिल करना है कि वेडनेसडे तक ये ऑर्डर हमें अपने जिस भी कस्टमर को देना है उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा, और वेडनेसडे को मान लो कि आपकी सिस्टर की वेडिंग भी है। तो अब आपके अंदर कन्फ्लिक्ट है कि आप अपने पर्सनल रोल को फुलफिल करोगे या ऑर्गेनाइजेशनल रोल को फुलफिल करोगे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके माइंड के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से कि जो आप बोलते हो और जो करते हो वो मैच नहीं कर रहा, या गोल कन्फ्लिक्ट। अब गोल कन्फ्लिक्ट जो है ना वो 4 तरीके के हो सकते हैं, अप्रोच कन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस एंड मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस। सो इसका मतलब क्या है, अप्रोच कन्फ्लिक्ट यानी कि 2 ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद हैं और उसमें से आपको एक चुनना पड़े, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होना। फॉर एग्जांपल, आपको भूख भी लगी है तो आपको किसी ना किसी कैफ़े में भी जाना है, और इसी टाइम वही सेम टाइम मूवी का भी है तो आपको मूवी भी देखनी है, और आपके पास एक ही ऑप्शन है कि या तो आप कैफ़े में जा सकते हो या आप मूवी देख सकते हो, या फिर हो सकता है कि आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो आप चाहते हो पूरा करना, वो आपकी ड्रीम जॉब के लिए वो आपका एग्ज़ाम है, और आपको मौका मिल रहा है कि आप कोई IPL मैच देख सको, वो भी आपका ड्रीम है, लेकिन आप कर ही एक सकते हो, या तो आप इस चीज़ को अटेम्प्ट करोगे या इस चीज़ को। तो उस टाइम पे मीन्स 2 अप्रोच, 2 पॉजिटिव पॉइंट में से जब आपको एक को सेलेक्ट करना पड़े, उस कन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं अप्रोच कन्फ्लिक्ट। देन सेकेंड इज अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, जब आप जिस भी चीज़ को चुन रहे हो उसके कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं और कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, तो उसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट आता है दैट इज़ अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जांपल, कि मान लो आप किसी भी आइसक्रीम खा रहे हो, तो अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो तो आपको पता है कि वो आपकी एक सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो आपकी फेवरेट है तो वो आपकी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल कर रही है, बट अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो आपको कोई ना कोई नेगेटिव रिजल्ट भी लेके आएगी। तो कोई भी ऐसा काम करना जिसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, उसकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है
that is known as approach avoidance conflict. Then avoidance conflict, avoidance यानी कि दोनों चीज़ें नेगेटिव है बट फिर भी आपको एक चुननी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक चीज़ तो आपको नेगेटिव फेस करनी ही पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल कि आपको मान लो कोई पर्टिकुलर फॉर सेक कि आपको कोई डिजीज़ है, तो उसके लिए आपको लगता है कि या तो आपको उस पेन को बियर करना पड़ेगा अगर आप सर्जरी, या तो आपके पास ऑप्शन है सर्जरी का, और या फिर उस पेन को बियर करो अगर आप सर्जरी नहीं करा रहे. मीन्स वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल नहीं है कि आपने सर्जरी नहीं कराई तो कुछ गलत होगा, बट फिर आपको पेन के साथ सर्वाइव करना पड़ेगा. तो पेन भी एक नेगेटिव चीज़ है, और सर्जरी, आपको सर्जरी से डर लगता है तो वो भी आपके लिए नेगेटिव है. बट आपके पास ऑप्शन क्या है, एक ऑप्शन तो चुनना ही पड़ेगा, या तो आप सर्जरी करा के उस चीज़ को बियर कर लो, या फिर सर्जरी नहीं करा रहे तो लाइफ टाइम पेन को बियर कर लो. तो वो हमारा क्या होता है, अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट. और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट का मतलब है जहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शन हो, जहाँ पे बहुत सी पॉजिटिव पॉइंट भी हो और नेगेटिव पॉइंट भी हो, और उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. दैट इज नॉन एज multiple approach avoidance conflict. So these are the 4 goal: conflict, approach avoidance and multiple approach avoidance conflict. सो अभी तक जो हमने डिस्कस किए वो क्या थे, इंट्रापर्सनल, कि एक इंडिविजुअल के खुद के साथ ही क्या हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. बट इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, जब एक इंडिविजुअल का किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ कन्फ्लिक्ट है. और वो क्यों हो सकता है, क्योंकि सामने वाले से हो सकता है कि आपके व्यू मैच नहीं कर रहे, आपका ओपिनियन मैच नहीं कर रहा, आप दोनों की थिंकिंग अलग है, जो भी आपका कल्चर अलग है. तो इन सब रीज़न की वजह से इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. सो इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं. जब भी हम इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो हमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को पढ़ना पड़ता है. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हमें क्या बताता है कि किस तरीके से 2 पर्सन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस बोलते हैं. जो ये कॉजेज हैं यही हमारे एलिमेंट होते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस के. तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की स्टडी करके आप ये देख सकते हो कि इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं. जैसे पहला रीज़न है ईगो स्टेट की वजह से, कि आपकी कौन सी ईगो स्टेट है, आप पेरेंट ईगो स्टेट में एक्ट करते हो, अडल्ट ईगो स्टेट में, चाइल्ड. पेरेंट का मतलब आप थोड़े अथॉरिटेटिव हो कि मेरी चलेगी, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, दूसरों को समझाना, इस तरीके से आप बिहेव करते हो, तो आप पेरेंट ईगो स्टेट के हो. अडल्ट ईगो स्टेट क्या होता है, जिसके अंदर आप काफ़ी मैच्योर होते हो, रेशनल होते हो. मीन्स आप बचकानी चीज़ें नहीं करते, रेशनल के साथ सोचते हो, आपका इतने मैच्योर हो कि आपको चीज़ें समझ आती हैं और हर चीज़ को अच्छे से सोच समझ के रेशनैलिटी के साथ डिसीजन लेते हो. तो इसका मतलब आप अडल्ट ईगो स्टेट में हो. और चाइल्ड यानी कि जो थोड़े चाइल्डिश होते हैं, वो अभी भी इमैच्योर है, इतना उन्हें पता नहीं, ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है वो चाइल्ड ईगो स्टेट की होती है. सो जो हमारे पेरेंट ईगो स्टेट होते हैं उस पॉइंट पे भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. और चाइल्ड ईगो स्टेट, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली किसी को हर्ट कर सकते हो, कुछ ऐसा बोल सकते हो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है. तो पेरेंट ईगो स्टेट और चाइल्ड ईगो स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोन है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट के. अडल्ट ईगो स्टेज जो है, बिकॉज आप बहुत रेशनल हो, मैच्योर हो, उस स्टेज पे कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम है. देन उसके बाद है सोशल ट्रांजैक्शन, कि आपके ट्रांजैक्शन किस तरीके से हो रहे हैं. और ये ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग होते हैं, पेरेंट ईगो स्टेट, अडल्ट ईगो स्टेट एंड चाइल्ड ईगो स्टेट. तो इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, जब आप जिस स्टेज में बोल रहे हो सामने वाला उसी के अकॉर्डिंग आंसर करे. मान लो आप अपने फ्रेंड को कुछ समझा रहे हो, तो आप किस तरीके से समझा रहे हो, मान लो उसने कुछ गलत किया, तो आप एक कंट्रोल वे में कि मैं तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करता हूँ और तुम गलत हो, तो इस तरीके से ये बिल्कुल गलत है, आगे से नहीं करना. जिस तरीके से आप समझा रहे हो वो उसे उसी तरीके से समझे. कि अगर आप पेरेंट में समझा रहे हो तो आप एज अ पेरेंट एक्ट कर रहे हो और सामने वाला एज अ चाइल्ड एक्ट करे, तो जैसा आप सपोज करते हो, जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो दूसरी पार्टी को एक्ट करने के लिए, वो भी उसी स्टेज पे एक्ट करे. तो इसका मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन है. जैसा हम चाहते थे, जिस स्टेज में हम थे, और सामने वाले से जिस स्टेट को एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसी में डील कर रहा है, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है. और ऐसा होगा तो कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे. मैं एज अ मीन्स अडल्ट सामने वाले को समझा रही हूँ और वो एज अ चाइल्ड सच में समझ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं चाह रही थी वो उसी तरीके से उस पॉइंट को गेन कर रहा है, तो हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा. बट अगर क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन हो जाए, कि आप एज अ पेरेंट, आपके पेरेंट आपको कुछ समझा रहे हैं और आपने एज अ चाइल्ड बिहेव किया और उसे समझने की कोशिश की, तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, वो बात खत्म हो जाएगी. बट आपके पेरेंट आपको कुछ समझा रहे हैं, वो पेरेंट स्टेट पे हैं, और आप भी अपने आप को ऐसे हायर स्टेज पे, कंट्रोलिंग और पेरेंट स्टेज पे ही समझो कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से सब कुछ आता है, तो वो क्या करेगा, क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन हो जाएगा. कि जिस स्टेट पे आप चाहते हो कि सामने वाला हो, वो उससे बिल्कुल अपोजिट स्टेट पे आपके साथ डील कर रहा है. कि आप तो चाहते थे कि आपके पेरेंट्स
चाहते हैं ऑब्वियसली वो आपको कुछ समझाएं, तो आप एज ए चाइल्ड उसे समझने की कोशिश करो। बट आप क्या करते हो, उससे बिल्कुल उल्टा ऐसे करो कि नहीं हमें समझाने की जरूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता है, आपसे ज़्यादा पता है। तो उस केस में क्या होगा, आप बिल्कुल क्रॉस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसा आप चाहते थे बिल्कुल उससे अपोजिट बिहेवियर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं। और अल्टीरियर ट्रांजैक्शन क्या है, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है, जहाँ पे एक पर्सन एक्ट करता है, पोर्ट्रे करता है एक स्टेट को परफॉर्म करने की, बट एक्चुअल में वो किसी और स्टेट को परफॉर्म कर रहा होता है। कि वो सामने जो आपको मीन्स आपको कोई समझा रहा है और आपको लगता है कि वो एज ए पेरेंट समझा रहे हैं, बट वो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं पेरेंट स्टेट का, एक्चुअल में वो भी चाइल्ड ही प्ले कर रहे हैं। और आप जो प्ले कर रहे हो वो भी मान लो चाइल्ड है। तो आपने तो सोचा तो ये था कि वो आपको पेरेंट ईगो स्टेट में समझा रहे हैं, बट एक्चुअल में वो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं, वो आपको इतना अच्छा चाहते नहीं, वो भी अपने अंदर कोई ना कोई एक ऐसी चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको आगे जाके अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ सकते हैं। तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं जब यही क्लियर नहीं होता कि सामने वाला दिखाता कुछ हो रहा है और करता कुछ हो रहा है। तो उस टाइम पे भी क्या होता है, हमारे कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले क्या रीज़न था, क्यों कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, ईगो स्टेट की वजह से। पेरेंट और चाइल्ड ईगो स्टेट में सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होते हैं, अडल्ट में कम होते हैं। देन सोशल ट्रांजैक्शन, यानी कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके अंदर दोनों कौन सी स्टेट को फॉलो कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, जैसी चाहिए वैसी ही स्टेट फॉलो की जा रही है। क्रोस्ड, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बिल्कुल उल्टी स्टेट फॉलो की जा रही है। अल्टीरियर, आपका दिखाना कुछ और, पोर्ट्रे कुछ और कर रहे हो, एक्चुअल में आप कुछ और बिहेव कर रहे हो, दैट ऑल्सो लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। नाउ जौहरी विंडो, तो जौहरी विंडो क्या है कि आप खुद को कितना जानते हो और दूसरे आपको कितना जानते हैं, उसके बेस पे भी क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे कि नोन टू सेल्फ, आपको पता है खुद के बारे में, नॉट नोन टू सेल्फ, आपको ये चीज़ खुद के बारे में नहीं पता है। नोन टू अदर्स, आपके बारे में ये चीज़ बाकी लोगों को पता है। नॉट नोन्स टू अदर, बाकी लोगों को नहीं पता है। तो जो आपको भी पता है और बाकी लोगों को भी पता है आपके बारे में, वो आपका क्या है, ओपन एरिया है। तो ऐसी चीज़ पे कन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि आपको भी वो चीज़ पता है और सामने वाले को भी पता है। आपको तो वो चीज़ पता ही नहीं अपने बारे में, सामने वाले को पता है। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसे हो जाता है कि आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी वैसे नहीं है, बट जो लोग आपके साथ रहते हैं ना, वो आपको रियलाइज़ कराते हैं कि एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड एरिया, कि आप खुद के रिगार्डिंग ब्लाइंड हो, आपको खुद के बारे में ही नहीं पता है। और यहाँ पे कन्फ्लिक्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिस पर्सन को ये उसको लगता है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी या मेरे अंदर ये चीज़ है ही नहीं, तो वो कहेगा कि सामने वाले मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में जानता नहीं। तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। एक ऐसी चीज़ जो आपको तो खुद के बारे में पता है बट आप दूसरों को बता नहीं रहे, दूसरों के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते, उसको हम बोलते हैं हिडन एरिया, यानी कि हम अपनी उस चीज़ को छुपा के रख रहे हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को छुपा के रखते हैं तो भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं अननोन एरिया पे, ना तो आपको पता ना सामने वाले को पता। मान लो आप थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो अगर आपकी फैमिली को ये पता है कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बेशक आपको नहीं पता, तो फैमिली को अगर ये पता है कि आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो वो थोड़ा मैनेज कर लेंगे। और अगर आपको ये पता है कि आपको जल्दी गुस्सा आता है फैमिली को, तो आप थोड़ा मैनेज कर लोगे। बट अगर आप बात बात पे गुस्सा कर रहे हो, ना तो फैमिली ये समझ रही कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, ना आप समझ रहे, तो सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस वहीं होते हैं। सो जौहरी विंडो भी हमें ये बताती है कि किस तरीके से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। देन स्ट्रोकिंग का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट देना। और कॉम्प्लीमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप कोई अच्छा परफॉर्म करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो वो उसे मोटिवेट करता है। बट कन्फ्लिक्ट कब क्रिएट होते हैं, जब आप नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, या फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, उस टाइम पे क्या होता है, या फिर वो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। नाउ लाइफ पोजीशन, तो लाइफ पोजीशन क्या है कि आप किस तरीके की लाइफ पोजीशन पे हो, आप क्या फील कर रहे हो, दैट आई एम ओके एंड यू आर ओके, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो भी ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो भी ठीक है और आप जो कर रहे हो वो भी ठीक है। अगर ये पोजीशन है तो कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। आई एम ओके यू आर नॉट ओके, कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सब ठीक, आप जो बोल रहे हो और कर रहे हो वो गलत, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगे। आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, ना मैं सही ना तुम सही, आप जो कर रहे हो वो भी गलत, मैं जो कर रही हूँ वो भी गलत, यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं। और आई एम नॉट ओके यू आर ओके, कि मैं ही गलत हूँ, तो यहाँ पे आप अपने आप को डाउनवर्ड कर देते हो एक तरीके से, और यू आर ओके, तो इन दो एरिया पे तो कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हैं। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं दैट आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके, जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई रख लेते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड पोजिशन पे हो कि ना तो आप सही हो ना मैं सही हूँ, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं।
सो अभी हमने डिस्कस किया इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए हमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को समझना पड़ता है, और ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अंदर हम किस किस चीज़ को यूज़ करते हैं, ईगो स्टेट को यूज़ करते हैं, जौहरी विंडो को, सोशल ट्रांजैक्शन को, स्ट्रोकिंग को और लाइफ पोजीशन को। इनको समझ के हम देख सकते हैं कि दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट किस किस वजह से हो सकते हैं। सो ईगो स्टेट की वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, सोशल ट्रांजैक्शन की वजह से हो सकते हैं, आप कितना खुद को जानते हो और दूसरे आपको कितना जानते हो उसके वजह से हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स की वजह से हो सकते हैं, और लाइफ पोजीशन की वजह से हो सकते हैं। नाउ इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट यानी कि दो ग्रुप्स के अंदर कन्फ्लिक्ट होना, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, तो इन ग्रुप के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। तो उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, टास्क इंटरडिपेंड, कि इसका जो टास्क है वो इस पे डिपेंड करता है, तो इन्हें क्या लगेगा कि हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर है, जब वो काम पूरा करेंगे तब हमारा काम शुरू होगा, और मान लो इन्होंने थोड़ा सा डिले कर दिया तो वो कन्फ्लिक्ट्स को लीड करेगा कि आप अपना काम टाइम पे नहीं कर रहे, आपकी वजह से हमारा काम भी रुका हुआ है। तो इंटरडिपेंडेंसी की वजह से क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। टास्क एम्बिग्युइटी, कि आपको अपना टास्क क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि जो दूसरा गोल है या फिर ये वाला जो ग्रुप है ये हमारे टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ऑल्दो चीज़ क्या है कि आपको ही नहीं पता कि आपका गोल क्या है, और जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा तो आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि सामने वाला ग्रुप ज़्यादा अच्छा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने आधे हमारे काम कर दिए। तो जब आपको टास्क की एम्बिग्युइटी होती है कि आपको क्या काम करना है और सामने वाले को काम क्या करना है, वो क्लियर नहीं होता, उसकी वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है और कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकते हैं। कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसको डिवाइड करना है ग्रुप्स के बीच में, तो हर ग्रुप चाहता है कि मेरे को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाए, मेरे को ज़्यादा मिल जाए, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ वो compete करते हैं और ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो कन्फ्लिक्ट्स को लीड कर सकती हैं। कम्पिटिटिव रिवॉर्ड सिस्टम, बिकॉज जो ग्रुप मान लो आप एज ए टीम वर्क कर रहे हो, तो 2 या 3 ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया है जिसकी सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसको क्या कोई पैकेज मिलेगा, मान लो फ्री टूर मिलेगा, तो तीनों क्या करेंगे, कन्फ्लिक्ट करेंगे। उस रिवॉर्ड को पाने के लिए वो क्या होता है, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि वो चाहते हैं हम फर्स्ट आए, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की परफॉर्मेंस को हार्म करते हैं और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। गोल इनकम्पेटिबिलिटी, कि आपके गोल ही इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपके ग्रुप के बीच में इतनी इंटरडिपेंडेंस हो रही है जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं। नाउ इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैसे तो नंबर ऑफ ग्रुप हो सकते हैं बट एक ग्रुप के अंदर ही कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएं उसको हम बोलते हैं इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। सो ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जब कन्फ्लिक्ट होते हैं दैट इज़ इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट। तो वो क्यों हो सकते हैं कि मेंबर्स के बीच में ही रिसोर्सेज के लिए, कि मान लो हम 5 लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये 5 भी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, बिकॉज हर एक पर्सन चाहता है कि इंडिविजुअली उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो ग्रुप के अंदर ताकि बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड उसे मिल जाए। तो इसकी वजह से रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो कम्पीट करते हैं जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। डिफरेंस इन गोल एंड ऑब्जेक्टिव, कि ये एज अ ग्रुप आपको एक ही गोल को अचीव करना है बट फिर भी अगर इनके इंडिविजुअल गोल अलग अलग हैं तो उसकी वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये जिस तरीके से काम करना चाहता है और ये जिस तरीके से करना चाहता है, अगर वो मैच नहीं करेगा तो वो कन्फ्लिक्ट्स को लीड करेगा। पर्सनैलिटी क्रैशेस, आपकी पर्सनैलिटी अलग है, कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई किसी को अलग क्रिएटिव वे में काम करना पसंद है, किसी को साइलेंट पीस के साथ काम करना पसंद है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी, अगर आप अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हो तो आपके जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, वो वेराई करेंगी जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इनइफेक्टिव लीडरशिप, ग्रुप का लीडर अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहा, बिकॉज अगर लीडर अच्छे से परफॉर्म करेगा तो कन्फ्लिक्ट होंगे ही नहीं, बट अगर लीडरशिप अच्छी नहीं है तो कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि लीडरशिप सही नहीं है तो ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं उन्हें क्लियर नहीं होगा कि कौन सा काम किसे करना है, जिसकी वजह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की वजह से भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं कि वो एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं करते, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। सो हम इन्हें कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले थे इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट। इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट के जितने भी मीन्स थे तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट, रिमूव बैरियर्स, के जितने भी बैरियर्स हैं जैसे फ्रस्ट्रेशन था, गोल कन्फ्लिक्ट, रोल कन्फ्लिक्ट, उन सबको रिमूव करने की कोशिश करो, उन सबको अवॉइड करने की कोशिश करो। कॉग्निटिव डिसोनेंस को कॉग्निटिव कॉन्ग्रुइटी के साथ लेके आओ, इसका मतलब आप जो सोचते हो वही चीज़ अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करो। कॉग्निटिव डिसोनेंस को अवॉइड करो, उसको रिमूव करो, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हो। रिफ्यूज़ टू सेलेक्ट ईदर अप्रोच,
एंड मिनिमाइज एंड प्रायोरिटाइज रोल। मिनिमाइज एंड प्रायोरिटाइज रोल का मतलब क्या है, क्योंकि आपके कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत से रोल हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रोल परफॉर्म करूँ, कौन सा गोल मेरे लिए सही है, तो आप अपने देख लो कि मिनिमाइज कर दो रोल को कि यही 2-3 रोल ही मुझे परफॉर्म करने हैं और इसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैं सबसे पहले परफॉर्म करूंगा। प्रायोरिटाइज अगर आप कर देते हो तो उसके लिए ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो जाता है। डेवलप कंपेटिबिलिटी बिटवीन पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जैसे हमने देखा था कि गोल कन्फ्लिक्ट उसके अंदर एक रीज़न था, तो अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन और खुद के गोल को कंपेटेबल बना दोगे, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उससे अलाइन ही आपके इंडिविजुअल गोल हैं, तो आपका गोल जो कन्फ्लिक्ट है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो देखो फ्रस्ट्रेशन कैसे रिमूव हो सकती है, रिमूव बैरियर के थ्रू। देन कॉग्निटिव डिसोनेंस को हमें रिमूव करना है अपने बिहेवियर और अपने एटीट्यूड को मैच करके। जो हमारे रोल कन्फ्लिक्ट्स थे वो कैसे हो सकते हैं, मिनिमाइज और प्रायोरिटाइज के थ्रू। गोल कन्फ्लिक्ट को हम कंपेटेबिलिटी के साथ रिमूव कर सकते हैं और हम सात्विक गुण की हेल्प से भी इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट को रिमूव कर सकते हैं। सात्विक गुण का मतलब जो हमारे वेद, हमारे जो भी धर्म है उस चीज़ में लिखे हैं कि आप मेडिटेशन करो, आपके अंदर ऐसे गुण होने चाहिए कि आप सेक्रीफाइस आपके अंदर हो, एम्पैथी आपके अंदर हो। इसके थ्रू भी आप इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हो। देन इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट को कैसे सोल्व किया जा सकता है, जब दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट होते हैं, और वो क्यों होते हैं हमने देखा था ना, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की वजह से, ईगो स्टेट की वजह से, लाइफ पोजीशन की वजह से, जौहरी विंडो की वजह से। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, या तो आप लूज लूज सिचुएशन करो कि आप दोनों ये देख लो कि भाई हम दोनों के पॉइंट ही सही नहीं है और आप आगे बढ़ जाओ किसी पॉइंट के साथ कि हम अलग तरीके से काम करते हैं, दोनों के ही पॉइंट गलत थे, दोनों ही कन्फ्लिक्ट गलत पॉइंट पे करे थे। लूज विन को अडॉप्ट कर लो कि एक पार्टी एक्सेप्ट कर ले कि भाई हाँ आप सही हो और हम गलत है, इस तरीके से कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर लो। या दोनों पार्टी एक नेगोशिएटिव एग्रीमेंट पे आ जाएं कि दोनों विन विन सिचुएशन में आगे बढ़ सकें, उसके थ्रू आप सोल्व कर सकते हो। डेवलपिंग कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। देखो हमने किया था ना, 3 तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री और जो बिल्कुल नेगेटिव थे अल्टीरियर ट्रांजैक्शन और क्रॉस ट्रांजैक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे ट्रांजैक्शन थे जिसमें कन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि जैसा आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो वो उसी तरीके से बिहेव करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस को डेवलप करो और अल्टर करो अपने बिहेवियरल इनपुट्स को। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकते हो। नाउ इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट कैसे रिजोल्व किए जा सकते हैं, जो विद इन अ ग्रुप कन्फ्लिक्ट होंगे, ये रियलाइज करके कि अगर ग्रुप इकट्ठा रहा तभी हम सस्टेन कर पाएंगे। अगर हम डिवाइड हो गए, ग्रुप के अंदर ही, हमारे ग्रुप के अंदर ही कन्फ्लिक्ट हुए, तो हम खुद बाकी ग्रुप से क्या, खुद से ही कंपीट नहीं कर पाएंगे, खुद ही अपने कहीं स्टैंड नहीं ले पाएंगे। सो ये रियलाइज करना कि अगर हम साथ रहेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हो। और इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को यूज़ करके, कि जो भी दोनों ग्रुप हैं उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको सुन के उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाए। ऑर्गेनाइजेशन को रीडिज़ाइन कर देना, मतलब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के मान लो स्ट्रक्चर की वजह से, रोल डेफिनेशन की वजह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन को ही चेंज कर देना, स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना, कोर जो रीज़न था उसे ही चेंज कर देना ताकि वो कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। सुपोर्टिनेट रोल, इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करो, दोनों ग्रुप का एक ऐसा रोल बना दो, ग्रुप ए और ग्रुप बी जिसके बीच में कन्फ्लिक्ट था, दोनों का एक कॉमन गोल बता दो जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, मिलके काम करेंगे और उनका कन्फ्लिक्ट हट जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज रिसोर्सेज की वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, सब चाहते थे कि ज़्यादा रिसोर्सेज उन्हें मिले, तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिसोर्सेज इंक्रीज कर सकती है ताकि ग्रुप के बीच में कन्फ्लिक्ट ही ना रहे, स्मूथ फंक्शनिंग पे फोकस करे। इन सब चीज़ों के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन in comment section. Thank you, keep supporting, don't forget to like, subscribe and share my channel.